Hello guys, welcome to the another video. So we will do the next lecture, that is previous lecture we have seen the practical application of the linear regression and logistic regression. Now we will see the mathematical approach of next algorithm, that is k nearest neighbors. Okay, KNN बहुत इजी एल्गोरिथम है, ये उतना खास नहीं है बट बहुत इजी एल्गोरिथम है. क्या है एल्गोरिथम में हम दिखा रहे हैं तुमको, ठीक है. देखो कुछ नहीं है इस एल्गोरिथम में. सपोज हम लोग के पास एक डेटा पॉइंट है और के नियरेस्ट नेबर पहले बोल देते हैं, क्लासिफिकेशन में भी यूज हो सकता है, रिग्रेशन में भी यूज हो सकता है. ओके, देखो क्लासिफिकेशन में क्या होता है, डेटा पॉइंट्स है हम लोग के पास, यहाँ पे डेटा पॉइंट है, यहाँ पे डेटा पॉइंट है, ठीक है. क्या होता है, ये मेरा इंडिपेंडेंट फीचर्स है, डेटा पॉइंट हो गया. मेरा आउटपुट, ठीक है, सपोज मेरा आउटपुट का पॉइंट इधर है, इधर आउटपुट पॉइंट इज इधर. ओके, ये मेरा आउटपुट का पॉइंट है. अब ये क्या करेगा, ये उनका जो नियरेस्ट जो नेबर्स है, नियरेस्ट डेटा पॉइंट्स है, ये नियरेस्ट है, ये नियरेस्ट है, ये नियरेस्ट है, ये नियरेस्ट है, ठीक है, उनका डिस्टेंस कैलकुलेट करेगा. और डिस्टेंस कैलकुलेट का फॉर्मूला क्या है, x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर. दिस इज माय डिस्टेंस. ये मेरा प्रेडिक्टेड आउटपुट का पॉइंट है. आउटपुट का पॉइंट क्या करेगा, उसका नियरेस्ट जो डेटा पॉइंट है उसका डिस्टेंस कैलकुलेट कर. इस डिस्टेंस का नाम है यूक्लिडियन डिस्टेंस बोला जाता है, इस फॉर्मूला को, बिकॉज यूक्लिड ने डिस्कवर किया था फॉर्मूला. सो यूक्लिडियन डिस्टेंस कैलकुलेट किया, ठीक है. अब वो देखा इस डेटा पॉइंट पे तीन है, तीन डेटा पॉइंट इनका नियर है, नियरेस्ट नेबर है, तीन डेटा पॉइंट. और इस डेटा पॉइंट का, ये सपोज मेरा है यस वाला डेटा पॉइंट और ये मेरा है नो वाला डेटा पॉइंट, नो वाला डेटा पॉइंट्स. यस वाला डेटा पॉइंट में तीन यस है इस आउटपुट के बगल में, नियरेस्ट में, और नो में दो डेटा पॉइंट्स है इस नेबर के बगल में. तो वो चेक करेगा यस में तीन हुआ, नो में दो हुआ. अब मेजोरिटी किस में हुआ, यस में हुआ, वो यस आउटपुट में प्रोड्यूस कर देगा जिस पे मेजोरिटी रहेगा, ठीक है. समझ में आ गया. सो के नियरेस्ट नेबर इज व्हाट, सिंपल एल्गोरिथम. वो आउटपुट्स के पास से डिस्टेंस कैलकुलेट करता है, वो नियरेस्ट नेबर डेटा पॉइंट का, और जो डेटा पॉइंट का जो डिस्टेंस कैलकुलेट हुआ मेजोरिटी से देखता है कौन 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 नेबर उसका बगल में है, और वो आउटपुट में वही प्रोड्यूस कर देता है. अब के का वैल्यू क्या होता है, के का वैल्यू हम लोग 5 रख सकते हैं, 6 रख सकते हैं, 7 रख सकते हैं, बिकॉज आई विल टेक 6 डेटा पॉइंट्स. I will compare with 6 data points. I will compare with 7 data points. यहाँ पे 5 डेटा पॉइंट्स में कंपेयर किया गया है, हम लोग 6-7 डेटा पॉइंट से भी कंपेयर कर सकते हैं. तो ये क्या होगा, पैरामीटर. ये पैरामीटर एक वीडियो में हम लोग बोले थे हाइपर पैरामीटर ट्यूनिंग के लिए. ये सब पैरामीटर को हम ट्यूनिंग करते हैं हाइपर पैरामीटर ट्यूनिंग से, ठीक है. वो बाद में देखेंगे, एक वीडियो कर देंगे हम, ठीक है. तो क्लासिफिकेशन का ये मतलब हुआ. और रिग्रेशन का क्या होगा, सेम. वो क्या करेगा, ये मेरा डेटा पॉइंट्स है, ये मेरा डेटा पॉइंट्स है, ये मेरा आउटपुट का प्रेडिक्शन का डेटा पॉइंट है, वो डिस्टेंस कैलकुलेट करेगा. अब डिस्टेंस कैलकुलेट किया उसका जो नियरेस्ट नियरेस्ट का था, डिस्टेंस कैलकुलेट के बाद वो मेजोरिटी नहीं करेगा, वो एवरेज ऑफ ऑल द डिस्टेंस प्रोड्यूस कर देगा आउटपुट में, ठीक है. एवरेज प्रोड्यूस कर देगा आउटपुट में, ठीक है. यहाँ पे क्या होगा, मेजोरिटी होगा, मेजोरिटी, और यहाँ पे आउटपुट में मेजोरिटी होगा, और यहाँ पे एवरेज होगा रिग्रेशन में, ठीक है. और सब थिंग सेम है, यूक्लिडियन डिस्टेंस कैलकुलेट करेगा, ठीक है, सब सेम है. अब एक प्रॉब्लम होता है के नियरेस्ट नेबर में. क्या प्रॉब्लम होता है, सपोज अब देखो यहाँ पे डेटा पॉइंट्स है कुछ, यहाँ पे कुछ डेटा पॉइंट्स है, यहाँ पे कुछ डेटा पॉइंट्स है, यहाँ पे कुछ डेटा पॉइंट्स है,
मेरे पास यहाँ पे मेरा आउटपुट का पॉइंट है और यहाँ पे एक डेटा पॉइंट है मेरा, ठीक है। आउटपुट का पॉइंट ये डिस्टेंस कैलकुलेट किया, यहाँ का डिस्टेंस कैलकुलेट किया, यहाँ का और ये यहाँ पे भी कैलकुलेट कर लेगा इस डिस्टेंस, बट ये उनके साथ तो नहीं है ना, इन दोनों के साथ तो नहीं है, ये यस वाला था, ये नो वाला था, ये दोनों के साथ तो नहीं है ना, इसके साथ भी नहीं है, इसके साथ भी नहीं है। तो ये जो पॉइंट रहता है, ठीक है, जो दोनों में नहीं है, बाहर बाहर आउटपुट के थोड़ा बाहर है, उसका हम बोला जाता है आउटलायर पॉइंट। ओके, आउटलायर पॉइंट, ये आउटलायर पॉइंट क्या करेगा, इस केएनएन एल्गोरिथम को कुछ हैम्पर करेगा। ये पॉइंट देख के ये इसको आउटपुट बता सकता है, ठीक है, इसको इस पॉइंट देख के ये इसका आउटपुट बता सकता है, बट ये इसका पॉइंट नहीं है, ये इसका पॉइंट है। तो आउटलायर क्या करेगा, जो बगल में रहता है, आउटलायर अफेक्ट करेगा केएनएन एल्गोरिथम का। तो एक डिसएडवांटेज हुआ केएनएन का, और केएनएन परफॉर्म वर्स्ट इन केस ऑफ outlier present. Okay, now we will go to the next algorithm. अब नेक्स्ट एल्गोरिथम आ गया है, ठीक है, हम लोग वो है नेव बेस एल्गोरिथम, ठीक है। ये क्लासिफिकेशन के लिए यूज होता है, ठीक है, ये जो नेव बेस एल्गोरिथम है क्लासिफिकेशन के लिए यूज होता है। अब लोग नेव बेस हम लोग मैथ्स में प्रोबेबिलिटी चैप्टर में कर चुके हैं, वो सेम थिंग है, ठीक है, फॉर्मूला टर्म सेम है। अब थोड़ा डिस्कस कर देते हैं मैथ्स का फॉर्मूला क्या है नेव बेस का, छोटा करके, ठीक है। हम लोग का प्रोबेबिलिटी में दो टर्म्स होता है, एक है इंडिपेंडेंट प्रोबेबिलिटी एंड डिपेंडेंट प्रोबेबिलिटी, ठीक है, डिपेंडेंट प्रोबेबिलिटी। ओके, अब इंडिपेंडेंट प्रोबेबिलिटी क्या है, सपोज एक कॉइन टॉस किया है हम लोग, एक कॉइन हम लोग टॉस किया है, एक कॉइन को हम लोग टॉस किया है, ठीक है, वहां पे हेड आ सकता है, टेल आ सकता है, क्या क्या आ सकता है, हेड या टेल। ओके, अब जो हेड और टेल आएगा, वो जो टेल आएगा वो हेड के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, और हेड जो आएगा वो टेल के ऊपर भी डिपेंडेंट नहीं है, कुछ डिपेंडेंट नहीं है, ठीक है। तो हम लोग वो प्रोबेबिलिटी को कह सकते हैं इंडिपेंडेंट प्रोबेबिलिटी। अब डिपेंडेंट प्रोबेबिलिटी क्या बोलते हैं, सपोज मेरे एक बैग है, बैग में मेरे पास 2 और 3 बॉल्स है, ये मेरा 2 ब्लैक कलर का बॉल्स है, 3 रेड कलर का बॉल्स है, ठीक है, 2 ब्लैक कलर का और रेड कलर का। हम लोग क्या करते हैं, रेड कलर का बॉल का प्रोबेबिलिटी निकालते हैं, ठीक है। रेड कलर का बॉल का प्रोबेबिलिटी क्या होगा, 3/2, ठीक है। अब रेड कलर का बॉल का हो गया प्रोबेबिलिटी। अब प्रोबेबिलिटी हम लोग क्या करते हैं, एक रेड बॉल को हटा देता है और ब्लैक बॉल का करते हैं, 3/5 सॉरी, ओके, ब्लैक बॉल का करते हैं। तो एक रेड बॉल हट गया, ब्लैक में क्या रह गया, 2 और 1 2 3 4 टोटल 4, तो 5 से 4 हो गया। तो क्या बोलते हैं, रेड बॉल और ब्लैक बॉल दोनों में डिपेंडेंट है, एक बॉल हट गया तो प्रोबेबिलिटी कम हो जाएगा, एक बॉल हट आ गया तो प्रोबेबिलिटी ज्यादा हो जाएगा। तो उस प्रोबेबिलिटी को हम लोग बोलते हैं डिपेंडेंट प्रोबेबिलिटी, ठीक है। और इंडिपेंडेंट प्रोबेबिलिटी जो डिपेंडेंट नहीं है, वो इंडिपेंडेंट प्रोबेबिलिटी, टॉसिंग अ कॉइन, रोलिंग अ डाइस, ठीक है, वो इंडिपेंडेंट प्रोबेबिलिटी। और डिपेंडेंट ये है, एक के ऊपर डिपेंडेंट रहता है, ठीक है। और डिपेंडेंट प्रोबेबिलिटी में हम लोग एक फॉर्मूला, ओके, जानते हैं, वो है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी हम लोग जानते हैं। उस कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में एक फॉर्मूला रहता है, क्या फॉर्मूला, पी ए बाई बी का फॉर्मूला रहता है, पी ए बाई बी का, वो क्या रहता है, पी ए बाई बी का क्या फॉर्मूला रहता है, पी ए इंटू पी बी बाई ए, और पी बी बाई ए इज इक्वल टू पी बी इंटू पी ए बाई बी। ये दोनों फॉर्मूला रहते हैं कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में, ठीक है। ये दोनों फॉर्मूला हम लोग कर चुके हैं, ठीक है। अब ये फॉर्मूला से
हम लोग क्या करेंगे, इस फॉर्मूला से हम लोग बेस थ्योरम का जो फॉर्मूला है वो डिराइव कर लेंगे। कैसे डिराइव करेंगे देख लो, ठीक है, बहुत इजी डेरिवेशन है, देख लो। क्या लिख सकते हैं, पी ए बाई बी वो इक्वल होगा पी बी बाई ए से। मैथ्स में तो हम लोग ये जानते हैं, ठीक है। और पी ए बाई बी का फॉर्मूला क्या था वहां पे कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में, हम लोग लिख सकते हैं पी ए बाई बी का फॉर्मूला क्या था, पी ए इंटू पी बी बाई ए, पी ए इंटू पी बी बाई ए इक्वल टू, और पी बी बाई का क्या फॉर्मूला था, पी बी इंटू पी बी बाई ए, सॉरी ए बाई बी, ए बाई बी। अब इसको हम क्या करेंगे, पी बी बाई ए का निकालेंगे, पी बी बाई ए का फॉर्मूला क्या रहेगा, पी बी इंटू पी ए बाई बी डिवाइडेड बाय पी ए। ओके, पी ए ये फॉर्मूला रह जाएगा हम लोग का, और ये है बेस थ्योरम का फॉर्मूला, इट इज बेस थ्योरम फॉर्मूला, बेस थ्योरम का फॉर्मूला, बेस थ्योरम का फॉर्मूला ये है हम लोग के पास, ठीक है। कैसे डिराइव हुआ, ए बाई बी, बी का ये, और ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी से आ गया हम लोग। और इस फॉर्मूला से हम लोग नेव बेस का लगाता है जो थिंग्स है, ठीक है। अब नेव बेस में एक डेटा सेट लेंगे हम लोग और डेटा सेट से प्रेडिक्ट करेंगे, ठीक है। ओके, ठीक है, ये हम, ठीक है, ये हम लोग के पास एक डेटा सेट है, ठीक है। इससे हम नेम बेस अप्लाई करके हम लोग प्रेडिक्ट करेंगे, ठीक है। वो हम लोग उसको पेड कर सकते हैं या नहीं कर सकते। एनिमल साइज जो है हम लोग का, ये एनिमल जो है, साइज ऑफ एनिमल है, बॉडी कलर है, ये हम लोग के इंडिपेंडेंट फीचर्स है, और ये हम लोग का डिपेंडेंट फीचर है, ये हम लोग का इंडिपेंडेंट फीचर होगा। तीनों इंडिपेंडेंट फीचर और डिपेंडेंट फीचर, एक क्लासिफिकेशन का प्रॉब्लम है, ठीक है। अब हम कैसे नेम बेस अप्लाई करेंगे, ठीक है। नेम बेस में पहला जो फीचर है हम लोग का पास एनिमल्स, वो हम लोग लेते हैं, ठीक है। एनिमल्स लेते हैं, एनिमल्स में क्या क्या है, डॉग, कैट, डॉग, रैट एंड काउ, तीन है, डॉग, रैट एंड काउ, ठीक है। अब डॉग के लिए यस हो सकता है, डॉग के लिए, और नो हो सकता है, ठीक है। और वो हम प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करेंगे बाय ये, अगर डॉग होगा तो डॉग बाई यस, अगर रैट होगा तो रैट बाई यस, जो होगा यहाँ पे बैठा देंगे, ठीक है। और वो नो भी हम लोग कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। और यहाँ पे हम लोग का टोटल रहेगा, ठीक है, टोटल रहेगा। अब देखो यहाँ से हम लोग डॉग कैलकुलेट करेंगे, कितना डॉग है, एक, दो, तीन, चार, पाँच, पाँच हम लोग के पास डॉग है, सो पाँच डॉग है, ठीक है। अब पांच डॉग में से यस यस कौन है, यस इस डॉग में है, इस डॉग में है, दो, तीन, चार, चार डॉग में यस है, ठीक है, चार डॉग में यस है, और एक डॉग में नो है। और रैट, एक में यस है, एक में यस है, और एक में नो, दो, तीन, तीन में नो है, ठीक है। तो यहाँ पे काऊ का भी होगा, अब टोटल कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है। काऊ का भी देख लेते हैं थोड़ा सा, काऊ का यस कितना होगा, एक, दो, तीन, तीन यस, एक, दो, तीन, चार, पाँच, पाँच है, मतलब दो नो। अब टोटल कैलकुलेट करते हैं, 4 + 1 5 + 3 8,
3 + 1 4, 4 + 2 6। ओके, और अब प्रोबेबिलिटी डॉग बाई यस, डॉग बाई यस क्या होगा, 4 है, 4 में से टोटल 8 है, तो 4/8। प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बाई यस 1/8, 3/8। ओके, अब प्रोबेबिलिटी 1/6 नो होगा, 3/6, 2/6। ठीक है, अब हम लोग सपोज हम लोग को पास कैलकुलेट करने दिया गया है। अब ऐसे ही हम लोग साइज ऑफ एनिमल का भी देख लेंगे, मीडियम, बिग, स्मॉल, बॉडी कलर भी देख लेंगे। ऐसे ही सेम चार्ट बना के कर लेंगे, बाई यस बाई नो कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, अब हम लोग के पास टेस्ट डेटा में दिया गया है डॉग, मीडियम, डॉग और मीडियम का, ठीक है, बोला दिया गया है, उसका आउटपुट निकालना बोला। तब हम लोग क्या कैलकुलेट करेंगे, डॉग और मीडियम, ये मेरा टेस्ट डेटा है। ठीक है, टेस्ट डेटा है डॉग और मीडियम। अब हम लोग कैलकुलेट करेंगे पहले यस बाई डॉग कॉमा मीडियम, यस बाई डॉग कॉमा मीडियम। ठीक है, फॉर्मूला क्या रहेगा बेस थ्योरम का, प्रोबेबिलिटी ऑफ यस इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ डॉग बाई यस इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ मीडियम बाई यस, यस का, और नीचे में प्रोबेबिलिटी ऑफ डॉग इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ यस, सॉरी प्रोबेबिलिटी ऑफ मीडियम। बैठा देंगे ये यहाँ से वैल्यू निकाल के मिल जाएगा वैल्यू हम लोग के पास। और प्रोबेबिलिटी ऑफ यस कितना रहेगा, यस कैलकुलेट करके कितना यस है, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 यस है बाई टोटल 14 डेटा सेट है, तो 8/14 होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ यस। और ये डॉग बाई यस कहाँ से मिलेगा, यहाँ से 4/8। और ठीक है, अब प्रोबेबिलिटी ऑफ डॉग और जो मीडियम है वो कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज ये कांस्टेंट टर्म है, ये कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, ये कॉन्क्वेस्ट टर्म है और फिक्स टर्म है, ये कट जाएगा। ठीक है, इसको कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, हम लोग यही कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, अब उसके बाद क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ नो का भी कैलकुलेट करेंगे, नो बाई डॉग का मीडियम, कैलकुलेट किया, कुछ वैल्यू आया। ठीक है, तो नो आया 20 आया, सपोज 0.073, और यस आया हम लोग के पास 0.031 और 3.5। समझ, ये दोनों आया, ये दोनों को हम नॉर्मलाइज कर लेंगे और परसेंटेज में कन्वर्ट कर लेंगे, तो 35%, 73% हो गया। अब मेजोरिटी करेंगे, 73% ज़्यादा है, तो हम लोग के पास नो आउटपुट में आएगा, नो आउटपुट में आएगा। तो कैसे बेस थ्योरम अप्लाई होता है हम लोग देख लिए। बेस थ्योरम में सिंपली ये टेबल बनाएंगे, बेस थ्योरम में सब इंडिपेंडेंट फीचर्स का, तीनों का टेबल बनाएंगे। इंडिपेंडेंट फीचर का टेबल बनाने के बाद जो टेस्ट डेटा रहेगा वो देखेंगे, फॉर्मूला में बैठाएंगे बेस थ्योरम का, चेक करेंगे, उसके बाद हो जाने के बाद दोनों को नॉर्मलाइज करेंगे, जो आउटपुट आएगा परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे, और जहाँ पे मेजोरिटी रहेगा वो हम लोग के पास आंसर रहेगा। ठीक है, ये था नेम बेस, और ये क्लासिफिकेशन के लिए यूज होता है, रिग्रेशन के लिए नहीं यूज होता है। अब नेक्स्ट एल्गोरिथम में हम लोग जाएंगे। नाउ नेक्स्ट एल्गोरिथम इज सपोर्ट वेक्टर मेशिंग। ये एल्गोरिथम हम लोग के पास बोथ रिग्रेशन के लिए, क्लासिफिकेशन के भी लिए यूज होता है। ठीक है, रिग्रेशन के लिए हम यूज कर सकते हैं और क्लासिफिकेशन के लिए भी यूज कर सकते हैं। बहुत इजी एल्गोरिथम है, और मैथमेटिकल अप्रोच भी थोड़ा डीप है, हम लोग डीप मैथमेटिकल अप्रोच में नहीं जाएंगे। ठीक है, सिंपली जाएंगे, क्या है, सपोज क्लासिफिकेशन के लिए देखते हैं। ठीक है, पहले यहाँ पे ये मेरा डेटा पॉइंट्स है, यहाँ पे मेरा डेटा पॉइंट्स है, ये मेरा डेटा पॉइंट्स है, ये मेरा यस वाला डेटा पॉइंट है, ये मेरा नो वाला डेटा पॉइंट है। ठीक है, क्या करेंगे हम लोग सपोर्ट वेक्टर मेशिंग में एक हाइपर प्लेन खींचेंगे,
ठीक है, एक हाइपर प्लेन खींचे। उस हाइपर प्लेन के खींचने के बाद हम लोग दो मार्जिनल प्लेन खींचेंगे, जहां पे वो मार्जिनल प्लेन कोई भी एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव पॉइंट से जाएंगे। ये मार्जिनल प्लेन है मेरा, सॉरी, एक मार्जिनल प्लेन है मेरा। समझिए मेरा मार्जिनल प्लेन है, it is getting destroyed। ये मेरा मार्जिनल प्लेन है। सपोज देखो एक पॉइंट से पास हो रहा है, नेगेटिव पॉइंट से, यहाँ पे ये मेरा एक मार्जिनल प्लेन है जो एक और एक पॉइंट से पास हो रहा है। ठीक है, तो ये मेरा हाइपर प्लेन है। ठीक है, ये मेरा हाइपर प्लेन है और ये दोनों मेरा मार्जिनल प्लेन है। मार्जिनल प्लेन। ठीक है, ये मार्जिनल प्लेन क्या होगा, इन दोनों का जो अंदर का डिस्टेंस रहेगा, इसको बोला जाता है मार्जिनल डिस्टेंस। मार्जिनल डिस्टेंस हम लोग को क्या करना है, ये मार्जिनल डिस्टेंस को मैक्सिमाइज करना है। जब ये मार्जिनल डिस्टेंस मैक्सिमम हो जाएगा, तब ये एक हाइपर प्लेन क्रिएट कर देगा। ये हाइपर प्लेन क्या करेगा, इस नो डेटा पॉइंट्स को यस डेटा पॉइंट को सेपरेट कर देगा। ठीक है, अब कोई भी मेरा आउटपुट का डेटा पॉइंट है, सपोज ये मेरा आउटपुट का डेटा पॉइंट है। ठीक है, ये मेरा आउटपुट का डेटा पॉइंट है, यहाँ पे आया। ये क्या करेगा, इस हाइपर प्लेन के नीचे में है, ये यस में फेंक देगा, यस आउटपुट को। तो ये मेरा आउटपुट यस प्रिंट कर देगा। सपोज यहाँ पे आया है मेरा और एक प्रिंटेड पॉइंट, यहाँ इस हाइपर प्लेन का ऊपर में है नो, तो ये आउटपुट में नो दे देगा। तो ये क्या करता है, हाइपर प्लेन एक डिवाइडर के काम करने आता है, जो यस और नो को डिवाइड करता है। और ये हाइपर प्लेन कैसे ड्रॉ होगा, मार्जिनल प्लेन से। मार्जिनल प्लेन क्या है, मार्जिनल प्लेन एक डाटा पॉइंट से जाता है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव, such that the distance between the two marginal planes, between the positive and the negative part, is maximum here. Maximum, you always see this is a marginal distance. Okay, we have another terms, SVM kernels, polynomial kernels, other terms are there. We no need to go into that depth because this is a basic course, so we need to understand the basics concepts only. Okay, now we will go to our next algorithm, that is the decision tree algorithm. Okay, decision tree algorithm. डिसीजन ट्री एल्गोरिथम, ये डिसीजन ट्री एल्गोरिथम क्या है, क्या करेंगे हम लोग देखेंगे। ठीक है, हम लोग के पास डिसीजन ट्री, सपोज इफ एक कंडीशन दिया गया है, इफ स्टेटमेंट से, इफ माय एज इज ग्रेटर देन 18 आई कैन वोट, प्रिंट आई कैन वोट, if or else I cannot vote, I cannot vote। ये मेरा टू डेटा पॉइंट्स ग्रेटर देन इक्वल टू दे सकते हैं, ये मेरे डेटा पॉइंट्स है। ठीक है, एक सपोज एक ये हम लोग के पास एक कंडीशन दिया गया। अब क्या करेंगे, इस कंडीशन से हम लोग एक डिसीजन ट्री ड्रॉ करेंगे। ठीक है, डिसीजन ट्री, सपोज माय एज इज ग्रेटर देन इक्वल टू 18, I can do what, I can vote, I can vote। If it is not, I cannot vote, cannot vote। Okay, so I draw a tree, this is my root node, this is my root node, and this is my leaf node। Okay, these are my leaf node and these are my root node। So like this we draw a decision tree by taking the algorithms. We can draw it, decision tree algorithm can be used in case of regression also, in case of classification also। Okay,
So in decision tree, we need to see some important features, important concept in decision tree. Okay, first concept is what? Is feature selection. Now, which features we need to select? Feature selection. Next thing, we need to see whether we will divide the particular branch or not, or whether we will split the branch of a leaf or node of a leaf. Split the node of a leaf. Okay, whether to split means, suppose here I cannot vote, I can split it into many parts if my condition is given. So whether I will split it or not, that I will see. We can split or not split, we can see there are two methods. One is entropy, another is Gini impurity. And in case of feature selection, we have only one method known as information gain. Okay, we see the two methods, feature selection and information gain, and whether to split the node or not. Okay, suppose I'm telling whether to split a node or not. Let's see, this is my data point, I get this data, this is my feature. If I get 3, I split it, now I will calculate the entropy or Gini impurity of this node, and if I see and I will find that I will split or not split this, the node of a leaf or node of a tree. Okay, node of a tree it will be, of a tree. Okay, I will see whether to split or not. And feature 1, for feature 1 I am branching it, there are various branches is coming splitting the tree. So whether I will select feature, there are many feature 2 also, feature 3 also, which feature I will select so that I get the more accuracy. So with that I will calculate with the help of information gain. Okay, so we take the first thing is the entropy. Entropy formula is H of S, that is the entropy, is equal to minus of P plus log base 2 P plus minus P minus log P minus base 2. How we are saying that? We take an example so that we get easier. Okay, suppose this is my feature 1, I divide it into two parts. Okay, here in this feature 1 I have 10 yes and 5 no. When I divide, I find here out of 10 yes, here 5 yes and 5 no, and here I find 5 yes and 0 no. Now I calculate this in my C1, C2 characters. Now for C1 I calculate H of C1 minus of P plus. P plus means the positive, the yes values, probability of yes values, and P minus means probability of no values. So probability of H of C1, probability of yes value is 5 by 10, probability 5 by total 5 plus 5 10, minus log of 5 by 10, sorry 5 by 5, total is 5,
here, sorry, total is 5. If I see the total is 5 here, sorry, total is 10. I am confused seeing total is 10. 5 by 10 minus p minus means what? P minus means the probability of no part is what? 5 by 10 log of 5 by 10, that is half. I will get my h of c1 is 1. Okay, h of is 1. So if I try to draw a graph, if I try to draw a graph will be like this. It will be 1, it will be 0, it will be 0.5. This is my p plus or p minus, and this is my h of s, that is entropy. So when it is 0 to 1, when it is 0, it is a pure split. It's pure split. That means we need not to split it further. And when it is going to 1, it is impure split. We need to split it to make it pure split. So we get 1. So it is an impure split. We need to split the node. Now when we calculate the C2, when it is calculated the C2 probability, the entropy, then it will be 5 by 0, 5 by 0, sorry, 5 by 5, sorry, 5 by 5, that means 1, and log 1 means 0. So 0 minus 0, it will be coming, it is 0. So this is a pure split. So we need not to split it. And this is my impure split. Okay, so from the entropy, we come to know that which is a pure split and which is an impure split. So we will split it or not. Okay, another method, Gini impurity, does the same thing. I am giving the formula to you for the Gini impurity. This is the Gini impurity. I am giving the formula, that is Gini impurity is equal to 1 minus p whole square. That means 1 minus p plus p minus whole square. We can also calculate the Gini impurity and find. Okay, and if we try to draw the Gini impurity graph, we will see like this. Here it is 0.5, not 1. So Gini impurity will always come in the range of 0.5 to 0, 0.0 to 0.5. When it is 0, it is a pure split, and when it is 0.5, it is an impure split. That means, okay, my Gini impurity, this is my p plus or p minus. Okay, so Gini impurity will come in this range, and my entropy will come in this range. So this is very important. And next is the feature selection by information gain method. Okay, information gain method, I am giving you the formula, but I think I'm giving you the information gain formula. Gain equal to entropy minus SV by, sorry, SV by S into H of SV. What is this SV and S? SV means total features. That is, I have
5 yes and 5 no, 10 no. So 5 by 10, 5 by 0. Okay. 5 years and 15 nodes I have. 5 years and 10 nodes. 15 years and 10 nodes I have. Sorry, 10 years and 10 nodes. 10 years and 10 nodes I have. So SV of feature 1, so C1 is 5 plus 10. That means SB of C1 is 5 plus 10 is 15. That is SV. And similarly, SV of C2 is 5 plus 0, 5 plus 0 is 5. The S means S means total features of the features, the characters. These are the characters, these are features. That means S is what? Features. That is the F1 is total 10 plus 10, 20. 10 plus 10, 20. This is my S. And H of SB means H of C1 characters. H of C2, that means the entropy of C1 C2, and H of S means the feature. The H of S means H of entropy of the feature. So SV means simply HV is the characters, character 1, character 2, and S means the features. Now I calculate the gain of feature 1, feature 2, feature 3, where I find that which gain is better for feature 1 and feature 2. I select that gain and that feature will be selected. Okay. Now this thing also you can use in the regression problems. We will select the features. Okay. Using that features we will divide the branch. Okay. In regression problem we will select the features. In the features we will branch it using Gini impurity, whether it will get branch or not, and which feature is important we will select by information gain. Okay. Similarly in regression as well as the classification problems. Okay. Now where to use this Gini impurity and the entropy? Where to use? These are the same things. If we see the time complexity of the entropy here, log is there, so time complexity increases, and here the time complexity decreases. The Gini impurity time complexity is less. So if we have a large data set, we can use the Gini impurity. Small data set, we can use the entropy. Both will give the same values. Okay. The difference is in time complexity and this graph. We see 0 to 0.5 and it is 0 to 1. Okay. Next thing is that uh, for regression also we will calculate the which feature we need to select by information gain, this method, and whether it will split or not, Gini or that method. Now we have some term that is for, because the term we can have overfitting concept, overfitting in this overfitting, we can have overfitting in decision tree. To reduce this overfitting, what is overfitting? That is the train model. Train model performs good but test model perform bad. So this overfitting, to reduce this overfitting we have two methods. One is post pruning and pre pruning, and is pre pruning. What is post pruning and pre pruning? Suppose I have my decision tree like this. Here my probability is 7 yes and 2 no's. Suppose if you see the probability of yes is very much greater than that of the no, 7 or 2. So we can neglect it and we will not divide it further. We will stop the split here. So this is known as post pruning. And what is pre pruning? Pre pruning, some parameters are there. That is the max depth. Suppose max depth. So depth of the tree will be 5. Means the height is 5 or the depth is 5. Okay. Or the number of leaves, max leaf node will be 10. We will restrict
to that. Okay, so max depth, after that it will stop dividing further. When max depth is 5, it will stop dividing, and max leaf is 10, it will stop dividing. So it is depending on the parameter. Pre-pruning is depending on the parameter, and post-pruning depending on the probability. If the probability of yes is much more than that of no, we can neglect it and stop it. So in these two ways, we can reduce the overfitting concept in decision tree. Okay, and next we will get a practical demonstration so that you will understand what the things is happening. Okay, thank you. Have a nice day.